नमस्कार। महाराष्ट्र में आजकल जो भी चल रहा है, जो पॉलिटिक्स चल रही है, शरद पवार साहब और अजित पवार साहब के बीच में झगड़ा हो गया। यानी कि अजित पवार साहब अलग हो गए, वो बीजेपी के साथ आ गए, बीजेपी ने उनको साथ में ले लिया और इस तरह से फिर एक बार तीन पहियों की सरकार वहाँ पर बन चुकी है। और मुझे ये बताया जा रहा है, मुझे समझाने की कोशिश हो रही है कि जो हुआ है वो कैसे सही हुआ है। उसके ऊपर मैं आज मेरी बात रखूँगा, मुझे जो कहना है वो मैं कहूँगा। दूसरा और एक यहाँ पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आपको हेमंत बिस्वा शर्मा चलते हैं जो कि करप्ट थे, फिर आपको अजित पवार क्यों नहीं चलते, ये दोगलापन क्यों? तो इस सवाल का जवाब भी आज मुझे इस पॉडकास्ट में आप लोगों को देना है। तो विदाउट फर्दर डिले मैं तुरंत मेरी बात को शुरुआत करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। फिर एक बार आपने मेरे चैनल को ट्यून किया है, इसलिए बहुत दिल से मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। सबसे पहले ये जो महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है, मतलब नई सरकार बनी थी, वो फिर एक बार रिन्यू हो गई, रिफ्रेश हो गई। तो ये जो गवर्नमेंट बनी है, ये कैसे परफेक्ट है, ये कैसे होना बहुत अच्छा है और इसमें कुछ भी अनइवन नहीं है, ये बताने की जो कोशिश हो रही है, सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरा सवाल यह है कि हमारे फडणवीस साहब चिल्ला चिल्ला के कहते थे जब उद्धव ठाकरे, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी कि ये तीन पहियों की सरकार है, ये ज़्यादा दूर नहीं चलेगी, सरकार चलाने के लिए डबल इंजन चाहिए। तीन पहियों की सरकार कैसे आगे जा सकती है? इसलिए ये एक दूसरे के पैर में पैर डालेंगे और सरकार गिराएंगे। फडणवीस साहब हमेशा कहते थे कि हम कभी भी कोशिश नहीं करेंगे कि ये सरकार गिरे, बल्कि ये सरकार अपने आप गिरेगी। उनका अंदर से कुछ इंट्यूशंस आते होंगे, उन्होंने बताया होगा, वैसे ही हुआ। शिंदे साहब वॉज नॉट हैप्पी विद द लीडरशिप दैट ही हैड एंड उन्होंने ब्रेकअप बना लिया, वो बीजेपी के साथ आ गए और नया एक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रशासन का वहाँ पर उन्होंने खड़ा कर दिया। दिस वॉज द स्टोरी। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि शिंदे साहब जो थे ना, वो शिवसेना मतलब बीजेपी के पुराने अलायंस, तो उसमें अनइवन कुछ था ही नहीं। अब वैसे देखा जाए तो उद्धव ठाकरे, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का एक साथ में आना, यह अनइवन चीज़ थी। इट इज़ लाइक, जैसे मैंने लास्ट वाले पॉडकास्ट में बताया था, आप बटर मिल्क एंड मिल्क को मिक्स नहीं कर सकते। अगर ऐसा आप करेंगे तो मिल्क मर जाएगा, जो पूरा का पूरा है वो बटर मिल्क हो जाएगा। आप एक तरफ चाहते हो कि बटर मिल्क का अस्तित्व बना रहे, दूसरी तरफ चाहते हो कि मिल्क का अस्तित्व भी, दूध का अस्तित्व भी बना रहे, और उसको आप मिक्स कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस एंड राष्ट्रवादी वॉज लाइक बटर मिल्क, शिवसेना वॉज लाइक मिल्क। समझ लेते हैं ना क्या बात है, क्या दिक्कत है? तो जब ये मिल्क एंड बटर मिल्क मिक्स हो गया तो जो शिवसेना थी वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस एंड कांग्रेस ही हो गई। समझ रहे हो आप मेरी बात? यानी कि उनका जो अस्तित्व था वो खत्म हो गया। और वहाँ के जो हार्डकोर लीडर्स थे, जैसे कि हमारे शिंदे साहब, उनको ये बात जच नहीं रही थी, तो उन्होंने खुद को अलग कर लिया। वो फिर एक बार जो थे वो दूध के साथ आ गए। शिवसेना दूध थी, बीजेपी दूध थी, दूध फिर एक साथ आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपने फिर वही गलती कर दी ना, आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस को ले लिया साथ में और ऊपर से यही बता रहे हो कि ये हुआ है तो कितना सही हुआ है। अगर उन्होंने किया तो वो गलत था और आपने किया तो वो सही हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? सबको एक ही मापदंड होना चाहिए ना। और इसलिए जो डायलॉग ये हमारे फडणवीस साहब कहते थे कि तीन पहियों की सरकार फिर एक बार बन गई। अब आप मुझे बताइए कि ये तीन पहियों की सरकार कहाँ तक जाएगी? यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरा जो पिछला पॉडकास्ट है उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, करीब 2000 लोगों ने उसे देख लिया है। एक बंदे ने कमेंट किया है और वो कमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगा। उस कमेंट को पढ़ने के बाद मैं अंतर्मुख हो गया। कमेंट मराठी में वो कहते हैं कि दादा आणि साहेब एकच आहेत, कळेल महाराष्ट्राला 1-2 वर्षात। यानी कि शरद पवार और अजित पवार ये दोनों एक ही है, 1-2 साल में महाराष्ट्र को पता चल जाएगा। उनका कहने का मतलब शायद ये है कि जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे जी को बुला लिया, शिवसेना को कंप्लीटली कोलैप्स कर दिया, वैसे ही राष्ट्रवादी अब बीजेपी के पास गई है और बीजेपी को कंप्लीटली कोलैप्स कर देगी। टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, टेक्निकली देखा जाए तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वाले पॉडकास्ट में आप लोगों को बताया था कि एक यकीन जो था, एक बेंचमार्क जो था बीजेपी के साथ में,
वो तो टूट ही चुका है ना। अब वही हो गया, सब घोड़े 12 टक्के। तो इसलिए जो पार्टी कहती थी कि हम डिफरेंट है, पार्टी विद द डिफरेंस, वो तो चला गया है। तो लोगों के मन में जो विश्वास बीजेपी के बारे में था वो तो टूट ही चुका है ना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से वो डैमेज बीजेपी को देखना पड़ेगा। जहाँ तक बात गठजोड़ के पॉलिटिक्स की है, राजनीति की है, तो मैं रिसेंट आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कर्नाटका का। हमारे रमेश जारकिहोली साहब जो कि करीब 17 या 18 MLAs को लेकर बीजेपी में आए थे, कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आए थे। लेकिन वो बीजेपी में आने के बाद जब री इलेक्शन हुआ रिसेंटली, कितने लोग चुन के आए उसमें? बहुत कम लोग, जारकिहोली साहब और 1-2 लोग और है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यही एग्जैक्टली जो सीन है ना वो बीजेपी के साथ हो सकता है, क्योंकि जनता जो है वो सब जानती है। इस जनता को पॉलिटिकली लिटरेट बनाने का काम बीजेपी ने किया है, और इसलिए आज की डेट में जो वोटर है ना वो लिटरेट हो चुका है। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम बीजेपी को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो वो अवेयर हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी को फायदा होगा। नंबर 2, यहाँ पर यह दलील दी जा रही है कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। ये बीजेपी का नारा है, सबका साथ और सबका विकास। इस नारे पर मैं अलग से पॉडकास्ट बना सकता हूँ इटसेल्फ, लेकिन अभी यहाँ पर संदर्भ है तो इसलिए विश्लेषण कर देता हूँ। कैसे हो सकता है सबका साथ और सबका विकास? ये सिर्फ एक नारा हो सकता है, ये फैक्ट नहीं हो सकता। आप एक जेन्युइन इंसान को और एक चीटर को सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हमारे देश में अगर कोई गद्दार है, कोई देश के खिलाफ है, तो उसको और देश का साथ देने वाले को, ट्रू पेट्रियोटिज्म को दिल के अंदर रखने वाले को सेम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या है? जो देश को मानते हैं वो अच्छे हैं और देश को नहीं मानते वो नहीं अच्छे, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस कैसे करोगे? ये नहीं हो पाएगा। और इसलिए जो बताया जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और इसलिए अजित पवार को हमने ले लिया और इसलिए हम उसको वेलकम करते हैं, कौन यकीन करेगा इस बात पर? दूसरी तरफ आप ये बता रहे हो कि पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और इसलिए हम लोगों को भी स्ट्रेंथ चाहिए और इसलिए हमने अजित पवार के साथ गठबंधन कर लिया। ये तो देखिए सबसे बड़ा ढकोसला है। मैं आपको बताता हूँ, नीतीश कुमार के साथ आपका पुराना गठबंधन था, आप नहीं रख सके। शिवसेना के साथ, बीजेपी वाली शिवसेना जो पहली वाली, उसके साथ आपका पुराना गठबंधन था, वो आप नहीं कंटिन्यू कर सके। अकाली दल के साथ आपकी नहीं बन रही है। आपके एनडीए के जो भी स्ट्रॉन्ग अलायंसेस थे वो आपसे दूर जा रहे हैं और आप कह रहे हो खुद को मजबूत बनाने के लिए इन लोगों को लेना है। कैसे? जो आपके पास है उनको आप मेंटेन नहीं कर रहे हो और जो आपके नेचर के नहीं है उनको आप साथ में ले रहे हो, और ये बता रहे हो कि विपक्ष वहां पर एकजुट हो रहा है इसलिए हमको भी एकजुट होना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता। आपके जो पुराने साथी थे ना, उनको अगर आप साथ में लेते हैं तो किसी को कोई उसमें मसला नहीं है, उसको सब लोग वेलकम करेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप कर रहे हो ये नहीं चलेगा। नंबर 3, ये बताने की कोशिश हो रही है कि वहाँ पर विपक्ष जो है ना वो अपनी स्ट्रेंथ बना रहा है, और अगर 2024 हमें जीतना है तो 2024 को जीतने के लिए जितने भी लोग हमारे साथ आते हैं उन सबको हम लोगों को साथ में लेना चाहिए। ऐसे नहीं होते। मराठी में इसको कहते हैं खोगिल भर्ती। क्या आप पार्टी को खोगिल भर्ती कराना चाहते हो? वैसे तो ये खोगिल भर्ती ऑलरेडी हो चुकी है, हो रही है, दैट इज इन प्रोग्रेस। ये नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट ही तो हम बात कर रहे हैं। तो ये खोगिल भर्ती का जो हो रहा है समर्थन, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 2014 में सबसे ज्यादा विरोध अगर हुआ था तो वो मोदी जी का और बीजेपी का हुआ था ना। सारी विपक्षी पार्टियां वहां पर एकजुट हो ही चुकी थी। एक तरह से उनका मजाक किया जा रहा था कि ये कुछ नहीं होगा। यूपीए तब भी एग्जिस्ट करता था। हाँ, यूपीए ने ही तब एनडीए को अपोज किया था। उसके बाद 2019 का एग्जांपल आप ले लीजिए। 2019 में तो लिटरली सारे के सारे विरोधी एक साथ आ गए थे। जिनके एक दूसरे के बीच में नहीं बनती थी वो लोग भी एक साथ आए थे। क्यों? क्योंकि मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है। क्या हरा पाए? नहीं हरा पाए। उल्टा 2014 से 2019 में बीजेपी की सीटें बढ़ गई। ये कैसे हुआ? वहां पर तो विरोधी एकजुट हो रहे थे। फिर ये कैसे हुआ? क्योंकि जनता सजग थी ना, जनता जागरूक थी। जनता है, सब जानती है, उसे सब पता था, और इसलिए उन्होंने तवज्जो दिया मोदी जी को। वोटर्स ने चॉइस किया किसको? मोदी जी को, बीजेपी को।
और ये 2014 का 2019 का एग्जाम्पल हमारे सामने होते हुए आप ये दलील दे रहे हो कि 2024 जीतने के लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए और इसलिए आप लोगों को ले रहे हो। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ बेसिकली। जहाँ पर कांग्रेस को आप देख रहे हो ना आज की डेट में, वो टूट चुकी है और वो खुद को फिर एक बार उभारने के लिए साथियों को ढूंढ रही है, साथियों को तलाश रही है। बीजेपी का तो ऐसा नहीं है ना। बीजेपी खुद कहती है, मतलब हम जो है विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप विश्व में सबसे बड़ी पार्टी हो, अगर एक एक बूथ के ऊपर आपने काम किया है, 24/7 आपकी पार्टी अगर ऑपरेशन में रहती है, वो एक्टिव है, तो आपको अजित पवार और एनसीपी जैसी पार्टी की क्या जरूरत है? इसका सैटिस्फैक्टरी जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा, जो कि आप नहीं दे सकते क्योंकि इसका कोई जवाब है नहीं एक्चुअली। ठीक है, और इतना मैं इसको अपोज क्यों कर रहा हूं ये भी आप समझ लीजिए। जब एक हीरो एक्टिंग करता है तो उसके लिए एक्टिंग एक धंधा होता है, लेकिन वो एक्टिंग कंज्यूम करने वाले उसके जो फैंस होते हैं ना, उसके लिए वो इमोशन होता है। इन पार्टीज का भी यही है। हो सकता है बीजेपी के लिए भी चुनाव एक धंधा बन चुका है, लेकिन जो बीजेपी के वोटर है, जो बीजेपी के सपोर्टर है और जो बीजेपी के वॉलेंटियर्स है, उनके लिए ये धंधा नहीं है। उनके लिए क्या है? इमोशन है। मोदी जी को वो भगवान मानते हैं, मोदी जी की वो इतनी इज्जत करते हैं जितनी इज्जत वो खुद के घर में बाप की भी नहीं करते। खुद के घर में बहुत सारे बच्चे खुद के बाप के साथ भी झगड़ा करते हैं। किसके लिए? मोदी जी के लिए। क्यों? क्योंकि इमोशन है। उनके लिए कैलकुलेशन नहीं है राजनीति, उनके लिए राजनीति एक इमोशन है। और अगर आपके लिए कुछ अपरिहार्यता है, कुछ आपके लिए कंपल्शन है, पॉलिटिकल कंपल्शन है, उस केस में अगर आप कर रहे हो, जैसे महबूबा मुफ्ती जी के साथ आपने किया था, तो लोग सराहेंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो अजित पवार के साथ आपने किया है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे हिसाब से तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अच्छा कदम है नहीं है, आने वाला समय डेफिनेटली बताएगा। मैं बीजेपी का वेल विशर हूँ। मैंने कर्स किया था लास्ट पॉडकास्ट में बीजेपी को कि वो 50% देगी, बट इट वॉज माई एंगर, यू नो, कि मैं बहुत गुस्से में था। ऐसा नहीं है। बीजेपी से उम्मीद है मुझे, आज भी मुझे बीजेपी से उम्मीद है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि बीजेपी सुधरे। एक संगठन को बनाने के लिए पीढ़ियां खपती है, मैं जानता हूं पीढ़ियां खपती है, और इसलिए ये जो बना बनाया संगठन है बीजेपी का, वो नहीं टूटना चाहिए। बीजेपी को समझ में आना चाहिए, और अगर बीजेपी को समझ में आना चाहिए तो मेरे जैसे लोगों को बात करनी पड़ेगी ना। जो भी हो रहा है सही है क्योंकि मैं उनका फ़ैन हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनको एडमायर करता हूँ, लेकिन जो सही है उसको मैं एडमायर करता हूँ, जो गलत है उसे मैं एडमायर नहीं करता। चलिए अब धड़ल से नेक्स्ट वाले चैप्टर में जंप करते हैं। नेक्स्ट वाला चैप्टर आज का ये है कि आपको हेमंता बिस्वा शर्मा चलते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के अजित पवार साहब नहीं चलते। ऐसा क्यों? अब ये जो सवाल है ना, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब आपके शर्मा साहब बीजेपी में आए थे कांग्रेस छोड़ के, तब उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस थे, करप्शन के एलिगेशंस, और जैसे ही वो बीजेपी में आ गए उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। आई डोंट नो उसके बाद आगे उसका क्या हुआ। एक बार प्रेस मीट में एक पत्रकार ने सवाल भी किया था अमित शाह जी से कि बताइए शाह साहब, शर्मा जी करप्ट है ना? तो अमित शाह साहब ने कहा था कि इस तरह से सवाल नहीं करते। वो अगर क्लिप मुझे मिलती है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा। थे या नहीं थे? चलो भैया, जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। तो अगर शर्मा साहब के ऊपर भी एलिगेशंस थे, शर्मा साहब बीजेपी में आ गए लिटरली, और मैं बीइंग अक्षय कुलकर्णी, मैं उनको अपोज नहीं कर रहा, मैं उनको एडमायर करता हूं बल्कि शर्मा साहब को, लेकिन अजित पवार को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों में ना बहुत अंतर है, बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है। शर्मा साहब ने कांग्रेस पार्टी को तोड़कर, कांग्रेस पार्टी को साथ में लेकर वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने नहीं आए थे, खुद का अस्तित्व बनाते हुए। अब महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस का अस्तित्व क्या है? ब्राह्मणों को गाली दो, हिंदू धर्म को गाली दो, हिंदू धर्म और हिंदू देवताओं का मजाक उड़ाओ, और इस तरह से नास्तिकतावाद को प्रमोट करो। यह एक तरह से एजेंडा बन चुका है राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए। और आज जब अजित पवार
बीजेपी के साथ आए हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरी जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। हाँ, मैं इस सरकार में ज़रूर हूँ, लेकिन राज्य के हित के लिए हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उनकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अजित पवार साहब पार्टी को लेके आते और वो अगर कहते कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और जिस आइडियोलॉजी के ऊपर हम चल रहे थे वो आइडियोलॉजी ही गलत थी, आज मेरे को समझ में आया है एंड आज मैं बीजेपी की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता हूँ, आज मैं शिवसेना की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता हूँ, आज मैं राम मंदिर को सपोर्ट करूँगा, आज मैं हिंदुत्व को सपोर्ट करूँगा, अखंड भारत को मैं सपोर्ट करूँगा। इस तरह की भाषा अगर अजित पवार करते ना तो कौन उनको अपोज करता, आप ही मुझे बताओ। और इस तरह की भाषा का प्रयोग वहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने किया था। एक बार आपको तो वो पता ही होगा, जब अमन चोपड़ा ने सवाल किया था कि मदरसों से आपको क्या दिक्कत है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहा था कि बंद करने का इरादा है। आज भी मुझे याद है जब पहली बार मैंने वो सीन देखा था, अमन चोपड़ा के चेहरे के ऊपर से रंग उड़ चुके थे, समझ में नहीं आ रहा था कि आगे सवाल करे तो क्या करे। तो इतना बेबाक होकर अगर वो इंसान हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है तो वी वेलकम। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो करप्ट था ना, कैसे अचानक अच्छा हो गया? ऐसे नहीं होता। देखिए, जिंदगी में ना गलती हर इंसान से होती है, उस गलती को सुधारना होता है, उस गलती को एक्सेप्ट करना होता है। पता है ना आपको, वाल्मीकि जी पहले क्या काम करते थे? मराठी में कहते हैं वाल्याचा वाल्मीकि झाला, यानी पहले जो डकैत था, जो पहले डकैती करता था, वो बाद में जाकर ऋषि बन गए। पहले तो हम उसको एक वचन में संबोधन उसका करते थे, लेकिन बाद में वो ऋषि बन गए तो उनको रिस्पेक्ट हम देने लगे। ऐसा नहीं हो सकता ना, वाल्मीकि जी ऐसा नहीं कह सकते कि एक तरफ मैं डकैती करूंगा और दूसरी तरफ मैं रामायण लिखूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अजित पवार आज की डेट में वही लैंग्वेज बोल रहे हैं। एक तरफ मेरी जो पुरानी आइडियोलॉजी थी उसे मैं कंटिन्यू ही करूंगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं उस आइडियोलॉजी का त्याग कर रहा हूं, वो कह रहे कि मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मैं बीजेपी के साथ भी रहूंगा। और इसलिए हम अजित पवार जी ने जो बीजेपी के साथ गठबंधन किया है उसका विरोध कर रहे हैं। जितना मेरे को दिखाई दे रहा है, जितना मैं समझ रहा हूं, उतना मैंने आपको समझाने की दिल से कोशिश करी है। इसमें मैं कितना सफल हो पाया हूं आई डोंट नो। अगर मेरे में अब भी कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। बीजेपी घमंड में ऐसा नहीं कह सकते कि आप समय के साथ समझ लो। अगर सच में इसमें दम है तो आप बता दीजिए। आप अगर पब्लिकली नहीं बता सकते तो आपके जो कार्यकर्ता है उनको आप बता दीजिए, बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब मेरे को भी वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना कि अजित पवार को लेना बहुत ज़रूरी था और वो सही है, तो मैं उस दिन ऐसे ही सामने आऊँगा और ऐसे ही पॉडकास्ट बनाऊंगा और ऐसे ही आप लोगों को समझाऊंगा कि अजित पवार जी ने बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने का जो फैसला किया है वो कैसे सही है। इसमें अगर मदद होगी तो वो बीजेपी की ही मदद होगी ना, लेकिन वो काम बीजेपी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? आई डोंट नो। ऑल राइट, यहाँ पर मैं 20 मिनट की जो मेरी बाउंड्री है वो आई एम अबाउट टू रीच दैट बाउंड्री, यू नो, तो यहाँ पर मुझे रुकना पड़ेगा। लेकिन आज का मेरा ये विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसेंशियल है वो मेरे लिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत ना बुरा लगता है जब मेरा कोई पॉडकास्ट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करता, मतलब 50 से नीचे ही रह जाता है, अच्छा नहीं लगता। मेहनत तो मैं भी करता ही हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा अप्रिसिएशन आप मेरे को देंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करिए, और अगर किया है तो और लोगों को मोटिवेट करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम एंड नमस्कार।